हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 102 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ फेडरलिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि फेडरलिज्म यानी संघवाद का एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें बताना है कि कैसे पावर का डिवीजन, कोऑर्डिनेशन और चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड किया जाता है। भारत में ये डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफाइन किया गया है, जो कि कोऑपरेशन और ऑटोनॉमी दोनों को एंश्योर करता है। फेडरलिज्म का एडमिनिस्ट्रेशन पर गहरा असर पड़ता है, चाहे वो गवर्नेंस हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो या सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। केसी वेयर जैसे स्कॉलर्स ने फेडरलिज्म को यूनिटी और डाइवर्सिटी का बैलेंस बताया है। आइए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिवीजन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर लेवल के पास कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और डिफेंस यूनियन सब्जेक्ट। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में ओवरलैप होने की वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। 2 अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का होना। फेडरलिज्म के वजह से सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है। दोनों के पास अपने सिविल सर्वेंट्स, सेक्रेटरीट और डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं। इस वजह से कभी कभी लॉयल्टी और कंट्रोल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, जब कोई IAS ऑफिसर को सेंटर ट्रांसफर करता है लेकिन स्टेट अपोज करता है तो टेंशन्स बन सकते हैं। 3, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और चैलेंजेस। स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी सेंटर पर होती है। फाइनेंस कमीशन और GST काउंसिल इन फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम होती है तो स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है। 4, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स। फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट्स के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स और नीति आयोग जैसे बॉडीज यह कोऑर्डिनेशन एंश्योर करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से कभी कभी ये कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान अलग अलग स्टेट्स ने लॉकडाउन के डिफरेंट रूल्स लगाए, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंस सामने आया। 5, जुडिशरी का रोल इन फेडरल कॉन्फ्लिक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेडरल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्लियर होती है और चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखते हैं। SR बोम्मई vs यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं। कंक्लूजन, फेडरलिज्म का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी गहरा असर पड़ता है। यह डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोनॉमी और लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, लेकिन साथ ही कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स शेयरिंग जैसी चैलेंजेस भी लाया है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और मजबूत बनाना जरूरी है। इसलिए फेडरलिज्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को डीपली शेप करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ गवर्नर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें गवर्नर के संवैधानिक और प्रशासनिक रोल को एक्सप्लेन करना है। हमें यह भी बताना है कि गवर्नर कैसे सेंटर और स्टेट के बीच लिंक का काम करता है, उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं और उनका असली प्रभाव राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गवर्नर एक राज्य का संवैधानिक हेड होता है जिसे राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। आर्टिकल 103 से 162 तक गवर्नर की पावर्स और ड्यूटीज बताई गई है। वैसे तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वो अपनी डिस्क्रेशन से भी काम ले सकता है।
गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच एक इम्पोर्टेंट ब्रिज का काम करता है, स्पेशली जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और अपॉइंटमेंट। गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और वो तब तक पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। आर्टिकल 154 के मुताबिक राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है। वैसे गवर्नर नॉमिनल हेड होता है, असली पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है जो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करता है। 2. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव पावर्स। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स। विधानसभा को समन, प्रोरोग या डिसॉल्व करना, बिल्स पर असेंट देना या कुछ बिल्स प्रेसिडेंट के पास भेजना। जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल 161 के तहत माफी या पनिशमेंट को कम करने का पावर भी गवर्नर के पास होता है। 3. गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स। कुछ सिचुएशंस में गवर्नर अपनी डिस्क्रेशन का यूज कर सकता है, जैसे जब कोई पार्टी मेजॉरिटी में ना हो तब सीएम अपॉइंट करना, जब मिनिस्ट्री मेजॉरिटी खो द टैब यूज डिसमस करना, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करना। ये पावर्स कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं क्योंकि सेंटर इनका मिसयूज कर सकता है। 4. सेंटर स्टेट लिंक के रूप में गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच एक जरूरी लिंक होता है। जब भी किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है। गवर्नर एंश्योर करता है कि राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करे। 5. कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म। कई बार देखा गया है कि गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज किया है पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। सरकारिया कमीशन 1988 और पुंछी कमीशन 2010 ने रेकमेंड किया था कि गवर्नर को न्यूट्रल और फेयर होना चाहिए। आज भी गवर्नर के रोल को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मुक्त करने की डिमांड चल रही है। कंक्लूजन। गवर्नर राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है जो फेडरल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनका रोल सेरेमोनियल है लेकिन कुछ पावर्स का उस करके वो स्टेट पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जरूरी है कि गवर्नर इम्पार्शियल तरीके से काम करे ताकि सेंटर स्टेट रिलेशंस बैलेंस्ड रहें। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 3. Discuss the major issues in police administration which affect the organization and working of the police in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत में पुलिस सिस्टम को चलने में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो उनकी वर्किंग और ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करती है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के बारे में है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है पुलिस व्यवस्था को चलने का सिस्टम और स्ट्रक्चर। भारत में पुलिस का रोल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, क्राइम को रोकना और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना होता है। लेकिन कई तरह की समस्याएं इस सिस्टम की वर्किंग को प्रभावित करती है। इस आंसर में हम अन मेजर इश्यूज पर चर्चा करेंगे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट डालते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। कॉलोनियल लेगेसी। आज भी पुलिस सिस्टम 1861 के पुलिस एक्ट पर चलता है जो लोगों की सेवा नहीं बल्कि उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। हायरार्की और सेंट्रलाइजेशन। पुलिस सिस्टम में बहुत ज्यादा हायरार्की होती है जिससे डिसीजंस लेट होते हैं और अकाउंटेबिलिटी कम होती है। मैनपावर की कमी। कई पुलिस स्टेशंस में स्टाफ की कमी होती है जिससे काम का प्रेशर बढ़ता है और परफॉर्मेंस गिरता है। 2. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ऑटोनॉमी की कमी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। राजनीतिक दबाव की वजह से ऑफिसर्स को बार बार ट्रांसफर किया जाता है जिससे उनका मोराल गिरता है। डिसीजन मेकिंग फ्रीडम की कमी। कई बार ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है। पॉलिटिसाइजेशन। जब ऑफिसर्स किसी पार्टी के प्रति बायस्ड हो जाते हैं तो इम्पार्शियलिटी खत्म हो जाती है। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग कंडीशंस का अभाव। आउटडेटेड इक्विपमेंट। कई पुलिस स्टेशंस में आज भी पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम्स और टूल्स यूज किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी नहीं है। ऑफिसर्स को नए क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम या टेररिज्म के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। लंबे वर्किंग आवर्स। पुलिस पर्सनल को लंबे समय तक बिना रेस्ट के काम करना पड़ता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। 4. अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स इश्यूज। कस्टोडियल वायलेंस। पुलिस पर कस्टडी में हिंसा और अब्यूज के आरोप लगते रहते हैं जो पब्लिक ट्रस्ट को कम करते हैं।
ग्रीवेंस रिड्रेसल का सिस्टम कमजोर है। पुलिस मिसकॉन्डक्ट के केसेस में पब्लिक को कंप्लेंट करने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की कमी। पुलिस के काम का रिव्यू करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती। 5. रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिकमेंडेशंस को इग्नोर करना। प्रकाश सिंह केस 2006। सुप्रीम कोर्ट ने कई रिफॉर्म्स रेकमेंड किए थे, जैसे फिक्स्ड टेन्योर, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन का अलग होना, लेकिन ज्यादा स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। पुलिस रिफॉर्म्स कमीशंस। अलग अलग कमीशंस ने भी रिफॉर्म्स सजेस्ट किए, लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी के कारण काम नहीं हुआ। कम्युनिटी पुलिसिंग। जनता के साथ मिलकर पुलिसिंग करने की अप्रोच को इग्नोर किया गया है। कंक्लूजन। पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करना आज के समय की जरूरत है। जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रोकी जाएगी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा, तब तक पुलिस सिटीजन फ्रेंडली नहीं बन पाएगी। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. एनालाइज द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सेंटर, केंद्र सरकार, और स्टेट, राज्य सरकार के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों के मुख्य पहलुओं को एक्सप्लेन करना है। कैसे दोनों सरकारें मिलकर काम करती है, उनके बीच पावर्स कैसे बनते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सब बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच काम करने का कोऑर्डिनेशन। भारत का संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर देता है जिसमें केंद्र को ज्यादा पावर है। ये संबंध देश की यूनिटी और गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। संविधान के कई आर्टिकल्स, सरकार या कमीशन जैसे रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी मिलकर इन्हें डिफाइन करते हैं। मेन बॉडी। 1. संविधान के प्रोविजंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 256 से 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में है। आर्टिकल 256 कहता है कि स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर का यूज इस तरीके से करे जो केंद्र के कानून के खिलाफ ना हो। आर्टिकल 257 केंद्र को ये पावर देता है कि वो स्टेट्स को डायरेक्शंस द के कम्युनिकेशन या रेलवे सिस्टम्स के लिए। यह आर्टिकल सेंटर की सुपरवाइजरी रोल को दिखाते हैं। 2. एग्जीक्यूटिव पावर्स का बंटवारा। केंद्र के पास यूनियन लिस्ट का कंट्रोल होता है और स्टेट के पास स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून माना जाता है। इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस में केंद्र के पास ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। ये सिस्टम एक तरफ से बैलेंस देता है, लेकिन कई बार जुरिस्डिक्शन को लेकर टेंशन होती है। 3. ऑल इंडिया सर्विसेज का रोल। IAS, IPS, IFS जैसे ऑफिसर्स सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं। इनका सिलेक्शन UPSC करता है और फिर अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन स्टेट्स को ये लगता है कि उनका कंट्रोल ऑफिसर्स पर कम होता है। 4. कोऑर्डिनेशन के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, जहां सेंटर और स्टेट अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं। नीति आयोग, प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है। जोनल काउंसिल्स, अलग अलग रीजन्स के लिए काउंसिल्स बनाई गई हैं जो इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। 5. चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। सेंट्रल डोमिनेंस। कई बार स्टेट्स कहते हैं कि सेंटर अपने पावर्स का मिसयूज करता है। गवर्नर का रोल। गवर्नर सेंटर द्वारा अपॉइंट होता है, इसलिए कई बार यूज सेंटर का एजेंट माना जाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस। स्टेट्स को पैसा केंद्र से मिलता है, इस वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम लिमिटेड होता है। पॉलिटिकल टसल। अलग पार्टीज होने पर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। कंक्लूजन। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भारत के फेडरल सिस्टम की बैकबोन है। संविधान ने एक स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कई टेंशंस आते हैं। इन्हें सुधारने के लिए डायलॉग, रिस्पेक्ट और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस जरूरी है। दोनों तरफ से बैलेंस और कोऑपरेशन से ही गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।